कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। दूसरे दिन सवेरे से घनघटा छा गई। कुछ दिन असह्य गर्म पड़ने के बाद आज स्निग्ध श्यामल मेघों से तपा हुआ आकाश शीतल हो गया। आज समय होने से पहले ही महेंद्र कॉलेज चला गया। उसके उतरे हुए कपड़े जमीन पर पड़े थे और आशा मैले कपड़े गिन गिन कर उनका हिसाब लिखकर धोबी को संभला रही थी। महेंद्र स्वभावतः भुलक्कड़ और असावधान प्रकृति का आदमी ठहरा, इसलिए आशा से उसने कह रखा था कि धोबी को कपड़े डालने के पहले उन सबकी जेब वगैरह वह खूब अच्छी तरह से देख लिया करे। देखते देखते एक कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही आशा को एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी यदि विषधर सर्प की मूर्ति धारण करके उसी क्षण आशा के पोटुए डस लेती तो बहुत अच्छा होता। कारण उग्र विष शरीर में प्रवेश करने से मिनटों में उसका चरम फल मिल जाता है, किंतु यदि वह किसी के मन में प्रवेश कर जाए तो केवल मृत्यु यंत्रणा ही देता है, मृत्यु नहीं लाता। बिना लिफाफे की खुली हुई चिट्ठी निकालते ही उसने देखा विनोदनी के हस्ताक्षर हैं। क्षण मात्र में उसका चेहरा पीला पड़ गया। चिट्ठी हाथ में लेकर वह बगल के कमरे में चली गई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, कल रात को तुमने जो करतूत कर डाली उससे भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? आज फिर क्यों तुमने मुझे खेमी नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी भेजी? छी छी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम संसार में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दोगे? संसार में मेरे लिए प्रेम करने और प्रेम पाने की कहीं भी कोई जगह नहीं। इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेद मिटा लिया करती हूँ। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस झूठे खेल में तुम भी शामिल थे, किंतु खेल की छुट्टी क्या खत्म नहीं होती? तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब फिर मेरे खेल घर में तुम क्यों ताक झांक कर रहे हो? अब धूल झाड़कर अपने घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। मैं मन ही मन अकेली बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। तुमने लिखा है तुम मुझसे प्रेम करते हो। खेल के वक्त ऐसी बात सुनी जा सकती है, किंतु अगर सच कहूं तो कहना पड़ेगा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। एक समय था जब तुम समझते थे कि तुम आशा से प्रेम कर रहे हो, वह भी झूठा था। और आज तुम समझ रहे हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यह भी झूठ है। असल में तुम सिर्फ अपने को प्यार करते हो। प्रेम की प्यास से मेरा तो हृदय से लेकर छाती तक सब सूख उठा है। उस प्यास को बुझाने की पूंजी तुम्हारे पास नहीं है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे पीछे ना फिरो। खुद निर्लज्ज होकर मुझे लज्जित ना करो। अब तो मेरा खेल का शौक भी मिट चुका है, पर पुकारने पर भी मेरी तरफ से उत्तर नहीं मिलेगा। अपनी चिट्ठी में तुमने मुझे निष्ठुर कहा है। बात सच हो सकती है, किंतु मेरे अंदर कुछ दया भी है। इसी से आज मैं तुम्हें दया करके छोड़ रही हूँ। इस चिट्ठी का अगर उत्तर दो तो समझूंगी कि बिना यहाँ से भागे तुम्हारे हाथ से मेरा छुटकारा नहीं। चिट्ठी पढ़ते ही आशा के समस्त अवलंबन मानो अलग जा गिरे और शरीर की समस्त स्नायु पेशियां मानो शिथिल हो गईं। निश्वास लेने के लिए मानो कहीं हवा तक बाकी नहीं रही और सूर्य ने उसकी आंखों के आगे से मानो सारा प्रकाश उठा लिया। आशा पहले दीवार, फिर अलमारी, फिर चौकी का सहारा लेते लेते अंत में जमीन पर गिर पड़ी। क्षण भर बाद सचेतन होकर फिर उसने चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की, किंतु उसका उद्भ्रांत चित्त किसी भी तरह उसका अर्थ न समझ सका। काले काले अक्षर उसकी आंखों के आगे नाचने लगे। यह क्या? आखिर हुआ क्या? क्यों ऐसा हुआ? यह क्या संपूर्ण सर्वनाश है? अब वह क्या करे, किसे बुलाए, कहाँ जाए? कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पानी के बाहर मछली जैसे फड़फड़ाने लगती है, उसकी छाती के भीतर उसी तरह की बेचैनी फड़फड़ाने लगी। डूबता हुआ आदमी जैसे किसी चीज का सहारा पाने के लिए पानी पर हाथ फैला फैला कर आकाश ढूंढता रहता है, उसी तरह आशा अपने मन के भीतर कोई एक सहारा पाने के लिए भटकने लगी और अंत में छाती पीट कर हाँफती हुई पुकार उठी, मौसी।
इस स्नेही संभाषण के उच्छ्वसित होते ही उसकी आंखों से झर झर आंसू झरने लगे। जमीन पर बैठी बैठी वह बहुत देर तक बार बार रोती रही और अंत में जब रोना कुछ थमा तो सोचने लगी, इस चिट्ठी का मैं क्या करूं? वे अगर जान गए कि यह चिट्ठी मेरे हाथ पड़ गई है तो इसके लिए वे बहुत ज्यादा लज्जित होंगे। और इस कल्पना से वह अत्यंत संकुचित हो उठी। अंत में उसने तय किया कि चिट्ठी को वह उसी कुर्ते की जेब में रखकर कुर्ता जहां का तहां टांग देगी, धोबी को नहीं देगी। यह सोचकर वह चिट्ठी हाथ में लिए अपने सोने के कमरे में लौट आई। इस बीच में धोबी मैले कपड़ों की गठरी पर सिर रखकर सो गया था। आशा कुर्ता उठाकर उसकी जेब में चिट्ठी रख रही थी कि इतने में आवाज आई, किरकिरी। इतना सुनते ही आशा जल्दी से चिट्ठी और कुर्ता पलंग पर डालकर चट से उसके ऊपर बैठ गई। विनोदनी ने भीतर आकर कहा, धोबी बहुत कपड़े बदलने लगा है। जिन कपड़ों में निशान नहीं लगा उन्हें मैं लिए जाती हूँ, सब पर निशान लगाना है। आशा से विनोदनी के मुंह की तरफ देखा नहीं गया। वह इस डर से कि कहीं मुंह के भाव से मन की बात प्रकट न हो जाए, खिड़की की तरफ मुंह फेरकर आकाश की ओर देखती रही और होंठ से होंठ दबाए रही ताकि आंखों से आंसू न निकल पड़े। विनोदनी ठिठक कर खड़ी हो गई और आशा को एक बार उसने अच्छी तरह देख लिया। मन ही मन बोली, अच्छा समझ गई। कल रात की बात का इसे पता लग गया मालूम होता है। सारा गुस्सा मेरे ही ऊपर, जैसे मेरा ही कसूर हो। विनोदनी ने आशा से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने कुछ कपड़े छांट लिए और तेजी के साथ कमरे से वह बाहर चली गई। विनोदनी के साथ आशा अब तक जो सरल चित्त से मित्रता निभाती रही है, उसकी लज्जा इस दारुण दुख में भी उसके हृदय में पूंजीभूत हो उठी। उसके मन में सखी का जो आदर्श अंकित था, उस आदर्श के साथ इस निष्ठुर पत्र को और एक बार मिला देखने की उसकी इच्छा होने लगी। आशा फिर से चिट्ठी खोलकर देख रही थी कि इतने में बड़ी तेजी से महेंद्र आ पहुंचा कमरे में। अचानक किसी बात की याद उठ आने से वह लेक्चर के बीच में से ही उठकर कॉलेज से सीधा घर दौड़ा आ रहा है। आशा ने चिट्ठी अपने आंचल में छिपा ली। महेंद्र भी कमरे में आशा को देखकर जरा ठिठक कर खड़ा रह गया और फिर व्यग्र दृष्टि से कमरे में इधर उधर देखने लगा। आशा समझ गई थी कि महेंद्र क्या ढूंढ रहा है, किंतु उसकी कुछ समझ में न आया कि कैसे वह हाथ की चिट्ठी को यथास्थान रखकर वहां से भाग जाए। महेंद्र एक एक करके मैले कपड़े उठा उठा कर देखने लगा। उसके इस निष्फल प्रयास को देखकर आशा से रहा नहीं गया। उसने चिट्ठी और कुर्ता जमीन पर फेंक दिया और दाहिने हाथ से मशहरी का खंबा थामकर उसी हाथ से अपना मुंह छिपा लिया। महेंद्र ने बड़ी तेजी से लपक कर चिट्ठी उठा ली और फिर क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर आशा की तरफ देखा। इसके बाद आशा को जीने में महेंद्र के जल्दी जल्दी उतरने की आवाज सुनाई दी। ठीक इसी समय धोबी पुकार उठा, बहू जी, कपड़े देने में अब और कितनी देर लगाओगी? बहुत अबेर हो गई है, बहुत दूर जाना है मुझे। राजलक्ष्मी ने आज सवेरे से विनोदनी को नहीं बुलाया। विनोदनी नियमानुसार भंडार में गई, किंतु राजलक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर भी उसने कहा, बुआ जी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। ठीक रहे भी कैसे? कल रात को लालाजी ऐसी करतूत कर बैठे कि जिसका ठीक नहीं, एकदम पागल की तरह चले आए। मुझे तो फिर नींद ही नहीं आई। राजलक्ष्मी मुंह भारी किए बैठी रही। हाँ या ना कुछ जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, बस फिर खैर कहाँ। उसी वक्त नालिश और फैसले के लिए भाभी पर धावा बोल दिया। सवेरे तक वहां सब्र किसको है? कुछ भी कहो बुआ जी, तुम नाराज ना होना। तुम्हारे लड़के में और चाहे 1000 गुण हो, पर धीरज तो रत्ती भर भी नहीं है, इसीलिए मुझसे उनकी नहीं बनती। बहू, तुम झूठ बक रही हो। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा बुआ जी। तुम्हारे मन को चोट पहुंचेगी इस डर से झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के दोष ढकने की कोशिश कर रही थी मैं, पर बात ऐसी है कि ढकी नहीं जा सकती। अपने लड़के के दोष गुण मुझे सब मालूम है, पर तुम ऐसी मायाविनी हो यह मैं नहीं जानती थी। विनोदनी कुछ कहने के लिए उद्यत हुई और उसी क्षण अपने को संयत करके बोली,
सो तो बात ठीक है बुआ जी, कोई भी किसी को नहीं जानता। अपने मन को भी क्या सब जानते हैं? तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी के जरिए अपने लड़के का मन बहलाना नहीं चाहा था? एक बार जरा सोच कर देखो। राजलक्ष्मी सहसा आग की तरह उद्दीप्त हो उठी। भागिन कहीं की, लड़के के संबंध में मां को तो इस तरह बदनाम करती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती? विनोदनी ने अविचलित भाव से कहा, हम औरतों की जात ही मायावनी की जात है। मेरे अंदर क्या माया थी सो मैं नहीं जान सकी, पर तुम जान गई। और तुम्हारे अंदर क्या माया थी सो तुम नहीं जान सकी, मैं जान गई। पर माया थी जरूर, नहीं तो ऐसी घटना हरगिज नहीं हो सकती थी। जाल मैंने भी कुछ जानकर और कुछ बिना जाने बिछाया था, और जाल तुमने भी कुछ जानकर और कुछ बिना जाने बिछाया था। हमारी जात का धर्म ही ऐसा है, हम लोग सब मायावनी हैं। मारे क्रोध के राजलक्ष्मी का कंठ रुकाया, उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। जल्दी से वे वहां से उठकर चली गईं। विनोदनी उस निर्जन कोठरी में बहुत देर तक स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों से चिंगारियां सी छूटने लगी। सवेरे का घर का काम धंधा हो चुकने के बाद राजलक्ष्मी ने महेंद्र को बुलवा भेजा। महेंद्र समझ गया कि कल रात की घटना के विषय में उससे पूछताछ की जाएगी। इसके पहले विनोदनी से उसे अपने पत्र का उत्तर मिल चुका था और उससे उसका मन अत्यंत विकल हो उठा था। उस आघात के प्रतिघात स्वरूप उसका संपूर्ण तरंगित हृदय विनोदनी की ओर जोर से दौड़ा चला जा रहा था। उस पर फिर मां के साथ उत्तर प्रत्युत्तर करना उसके लिए असाध्य था। इसलिए इस समय उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह घर से कहीं दूर जाकर इन बातों पर ठीक से विचार कर देखे। उसने नौकर से कह दिया, मां से जाकर कहना आज कॉलेज में मुझे एक जरूरी काम है, अभी जाना है, लौटूंगा तब मिल लूंगा उनसे। इतना कहकर वह भगोड़े की तरह उसी वक्त कपड़े पहनकर बिना खाए पिए घर से भाग खड़ा हुआ। विनोदनी की जिस निष्ठुर निदारुण चिट्ठी को आज सवेरे से वह बार बार पढ़ता रहा है और जेब में लिए लिए फिरा है, उस चिट्ठी को वह भगाने की जल्दी में कुर्ते में ही धरी छोड़ गया। कुछ देर पहले एक जोर की वर्षा हुई और बंद हो गई। अब दिन बदली का सा हो रहा है। विनोदनी का मन आज बहुत ही उदास है। मन में किसी तरह की अशांति या दुख होता है तो विनोदनी काम की मात्रा बढ़ा देती है। इसी से उसने आज दुनिया भर के कपड़े इकट्ठे करके उनमें निशान लगाना शुरू कर दिया है। आशा के पास जब कपड़े लेने गई तो आशा का मुंह देखकर उसका और भी मिजाज बिगड़ गया। संसार में अगर अपराधी ही होना है तो अपराध की सिर्फ लांछना ही क्यों भोगी जाए? उसका जो सुख है उसे क्यों नहीं भोगा जाए? फिर झमाझम वर्षा होने लगी। विनोदनी अपने कमरे में जमीन पर बैठी है। उसके सामने कपड़ों का ढेर पड़ा है। खेमी नौकरानी एक एक कपड़ा आगे बढ़ाती जाती है और विनोदनी उसमें निशान डालने की स्याही से निशान डालती जाती है। इतने में बिना कुछ कहे सुने सहसा दरवाजा खोलकर महेंद्र एकदम भीतर चला आया। खेमी दासी हाथ का काम छोड़कर सिर ढकती हुई बाहर भाग गई। विनोदनी हाथ का कपड़ा फेंककर बिजली की तेजी से उठ खड़ी हुई और बोली, जाओ, मेरे इस कमरे से तुरंत चले जाओ। क्यों? क्या किया है मैंने? क्या किया है? डरपोक, कायर, क्या करने की सामर्थ्य है तुम में? न तो तुम प्रेम करना जानते हो और न कर्तव्य करना। फिर फजूल में मुझे क्यों इस तरह बदनाम कराते हो? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, यह बात तुम कहती हो? हाँ, मैं कहती हूं। दुबका चोरी, दबाना, ढकना, एक बार इधर तो एक बार उधर, तुम्हारी चोर की सी प्रवृत्तियों को देखकर मुझे तुमसे घृणा हो गई है। अब यह सब अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम जाओ यहां से। महेंद्र एकदम मुरझा सा गया। तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद? हाँ, घृणा करती हूं। अब भी प्रायश्चित करने का समय है विनोद। अगर अब दुविधा ना करूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलने को तैयार हो जाऊं, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? इतना कहकर महेंद्र ने विनोदनी के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया। छोड़ो, मेरी लग रही है। लगने दो। बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। क्यों नहीं जाओगी? तुम ही मुझे सर्वनाश के मुंह तक खींच लाई हो। अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकोगी। तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। कहते कहते उसने बलपूर्वक विनोदनी को अपनी छाती के पास खींच लिया
और जबरदस्ती छाती से लगाए रखने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हारी घृणा भी अब मुझे पीछे नहीं हटा सकती विनोद। मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा और जैसे भी हो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। विनोदनी ने काफी जोर लगाकर अपने को अलग कर लिया। चारों तरफ तुमने आग जला रखी है, अब ना तो तुम उसे बुझा सकती हो और ना निकलकर भाग ही सकती हो। कहते कहते महेंद्र का कंठ स्वर ऊंचा हो गया। उसने जोर से कहा, ऐसा खेल खेला ही क्यों तुमने विनोद? अब तुम इसे खेल समझकर छुटकारा नहीं पा सकती। अब तो दोनों की एक ही गति है, दोनों को एक साथ मरना होगा। इतने में राजलक्ष्मी चली आई। यह क्या कह रहा है महेंद्र? महेंद्र की उन्मत्त दृष्टि एक क्षण के लिए मां की तरफ फिरी और फिर दूसरे ही क्षण विनोदनी की तरफ हो गई। मैं अपना सब कुछ छोड़कर चल दूंगा। बोलो, तुम मेरे साथ चलोगी विनोदनी? विनोदनी ने क्रुद्धा राजलक्ष्मी की मुंह की ओर एक बार देखा। उसके बाद आगे बढ़कर अविचलित भाव से महेंद्र का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, हाँ चलूंगी। तो आज भर के लिए तुम ठहर जाओ, मैं चल दिया। कल से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी ना होगा। इतना कहकर महेंद्र चला गया। इतने में धोबी आकर विनोदनी से बोला, बहू जी अब तो नहीं ठहर सकूंगा। आज फुर्सत ना हो तो रहने दीजिए, कपड़े मैं कल आकर ले जाऊंगा। खेमी ने आकर कहा, बहू जी सईस कहता है कि दाना नहीं है। विनोदनी हर हफ्ते 7 दिन का दाना तुलवा कर अस्तबल भिजवा दिया करती थी और रोज खुद खिड़की के पास खड़ी होकर घोड़े का दाना खाना देखा करती थी। इतने में गोपाल नौकर आ गया और कहने लगा, बहू जी झंडू आज साधु दादाजी से लड़ पड़ा। कहता है उससे मिट्टी के तेल का हिसाब ले लिया जाए और उसे नौकरी से छुट्टी दे दी जाए। घर गृहस्थी का सब काम पहले जैसा ही चल रहा है। बिहारी अब तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। ठीक परीक्षा के पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। इस पर कोई आश्चर्य प्रकट करता तो वह कहता, दूसरों का स्वास्थ्य पीछे देखूंगा, फिलहाल अपना स्वास्थ्य तो ठीक कर लूं। असल बात यह है कि बिहारी के उद्यमों का शेष नहीं। कुछ न कुछ किए बिना उसे रहा नहीं जाता और मज़ा यह कि यश की भूख, रुपए का लोभ या आजीविका के लिए उपार्जन करना उसके लिए बिल्कुल निप्रयोजन था। कॉलेज से डिग्री पाकर पहले तो वह शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुआ और फिर वहाँ से जितना ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी उतना ज्ञान और दक्षता प्राप्त करके वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया और महेंद्र उससे साल भर पहले डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। कॉलेज के विद्यार्थियों में इन दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। वे हंसी हंसी में इन्हें शाम देश की जुड़वा जोड़ी कहा करते थे। पिछले साल महेंद्र परीक्षा में फेल हो गया और तब से दोनों एक श्रेणी में आकर मिल गए। इस बीच में सहसा इन दोनों का जोड़ क्यों अलग हो गया सो विद्यार्थियों की कुछ समझ में ना आया। रोज जहां महेंद्र से भेंट होगी ही, किंतु पहले जैसी नहीं होगी। वहां बिहारी से किसी भी तरह जाते नहीं बना। सभी जानते थे कि बिहारी अच्छी तरह पास करके अवश्य ही सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करेगा, किंतु हुआ यह कि उसने परीक्षा के पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। बिहारी के घर के पास एक कच्चे झोपड़े में राजेंद्र चक्रवर्ती नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह छापे खाने में 12 रुपए महीने पर कंपोजिटरी का काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन बिहारी ने उससे कहा, तुम अपने लड़के को मेरे पास रखो, मैं उसे खुद पढ़ा लिखा कर आदमी बना दूंगा। ब्राह्मण मानो जी गया। बड़ी खुशी से उसने अपने 8 साल के लड़के बसंत को बिहारी के हाथ सौंप दिया। बिहारी उसे अपनी पद्धति से शिक्षा देने लगा। अपने मन में उसने तय किया कि 10 साल की उम्र तक इसे कोई किताब नहीं पढ़ाऊंगा, केवल मौखिक शिक्षा देता रहूंगा। बिहारी बसंत को साथ लेकर कभी किले के मैदान में घूमने जाता, कभी उसके साथ खेलता रहता, कभी उसे अजायब घर दिखलाता, कभी अलीपुर पशुशाला ले जाता और कभी शिवपुर का बगीचा दिखलाता। इस तरह उसके दिन कटने लगे। बसंत को वह मुंह जबानी अंग्रेजी सिखाता और कहानी के रूप में इतिहास सुनाया करता। नाना प्रकार से बालक के चित्त वृत्ति की परीक्षा करना और उसकी परिणति के लिए उपयुक्त साधन उपस्थित करना, यह उसका दिन भर का काम था। अपने को वह क्षण भर के लिए भी छुट्टी नहीं देता। उस दिन शाम को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर को वर्षा जरा बंद रही, फिर तीसरे पहर जोर से पानी बरसने लगा। बिहारी अपने ऊपर वाले बड़े कमरे में बत्ती जलाकर
बसंत के साथ अपनी नई पद्धति से खेल खेल रहा था। अकस्मात बिहारी बसंत से पूछ बैठा, बसंत, इस कमरे में कितनी कड़ियां हैं? चटपट बताओ, नहीं गिन पाओगे। 20। तुम हार गए, 18 हैं। इसके बाद चट से किवाड़ की झिलमिली खोलकर बिहारी ने पूछा, अच्छा बताओ, इस झिलमिली में कितनी पट्टियां हैं? और तुरंत झिलमिली बंद कर दी। 8। अब की जीत गए। और फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, इस बेंच की लंबाई कितनी है? इस किताब का वजन क्या है? इस तरह बिहारी बसंत के इंद्रिय ज्ञान का विकास कर रहा था कि इतने में नौकर ने आकर कहा, बाबू साहब, एक औरत। नौकर की बात खत्म भी ना हो पाई कि विनोदनी कमरे के भीतर आ गई। बिहारी दंग रह गया। यह क्या भाभी, बात क्या है? तुम्हारे यहां घर की स्त्रियों में से कोई नहीं है? ना तो घर की कोई है ना बाहर की। एक बुआ है, सो देश में रहती हैं। तो तुम मुझे वहीं अपनी बुआ के पास छोड़ाओ। वहां मैं तुम्हें क्या कह के छोड़ाऊं? दासी कह के। मैं वहां घर का सब काम काज किया करूंगी। बुआ जी को लेकिन कुछ आश्चर्य होगा, उन्होंने आज तक कभी मुझसे दासी के अभाव की चर्चा नहीं की। पहले यह तो सुनो कि ऐसा विचार मन में उठा क्यों? बसंत, जाओ तुम सो जाओ। बसंत चला गया। विनोदनी ने कहा, बाहर की घटना सुनकर तुम भीतर की बात कुछ भी नहीं समझ सकोगे। ना समझ सका तो ना सही, और गलत भी समझा तो उससे नुकसान क्या? अच्छा, ना हो तो गलत ही समझ लेना। महेंद्र मुझसे प्रेम करते हैं। यह बात तो नई नहीं, और ऐसी भी नहीं कि दोबारा सुनने की इच्छा हो। बार बार सुनाने की इच्छा मेरी भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं। मुझे शरण दो। तुम्हारी इच्छा नहीं तो आज का यह संकट लाया कौन? महेंद्र जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते से उसे भ्रष्ट किसने किया? मैंने किया। तुमसे कोई बात मैं छुपाऊंगी नहीं। यह सब कुछ मेरी ही करतूत है। मैं बुरी हूं या जैसी भी हूं, एक बार तुम मेरी स्थिति में आकर मेरी तरह मेरे हृदय की बात समझने की कोशिश करो। अपने हृदय की ज्वाला मैंने महेंद्र का घर जलाया है। एक बार मैंने समझ लिया था कि मैं महेंद्र से प्यार करती हूँ, किंतु गलत, भूल थी वह मेरी। जो प्यार करता है सो क्या इस तरह आग लगा सकता है? लाला जी, यह तुम्हारे शास्त्रों की बात है। अभी मेरी वह अवस्था नहीं आई जब शास्त्रादेश पालन करने की सुमति पैदा हो जाती है। लाला जी, तुम अपनी पोथी रखकर अंतर्यामी की तरह एक बार मेरे हृदय पर दृष्टि डालो। अपनी भलाई बुराई सब आज मैं तुम्हारे सामने खोल कर कह देना चाहती हूँ। पोथी क्या मैं यूं ही खोले रखता हूँ भाभी? हृदय को हृदय के ही नियमानुसार समझने का भार अंतर्यामी पर ही रहने दो। हम लोग अगर पोथी के नियमानुसार ना चलें तो अंत में ठोकर खाकर गड्ढे में गिरने से रोकेगा कौन हमें? सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूं, तुम मुझे बचा सकते थे। महेंद्र मुझे चाहता जरूर है, किंतु वह ठोस अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे समझ गए हो, और एक बार शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच सच कहना, उस बात को छिपाने की कोशिश मत करना। सच ही कहता हूं, मैं तुम्हें श्रद्धा करने लगा था। उसमें तुमने गलती नहीं की थी लाला जी, किंतु यदि समझ ही लिया था, यदि श्रद्धा ही करने लगे थे तो वहीं रुक क्यों गए? मुझसे प्रेम करने में तुम्हारे लिए बाधा ही क्या थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुम्हारे पास आई हूं, और निर्लज्ज होकर ही आज तुमसे कहती हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं चाहा? क्यों नहीं मुझसे प्रेम किया? मेरी फूटी तकदीर, तुम भी क्या आशा के प्रेम में डूबे हुए थे? नहीं, तुम नाराज नहीं हो सकते। बैठो लाला जी, मैं कोई भी बात ढक के नहीं कहूंगी। तुम आशा से प्रेम करते हो, इस बात को जब तुम खुद भी नहीं जानते थे तब भी मैं जानती थी। किंतु आशा के भीतर तुम लोगों ने ऐसी कौन सी बात पाई है, उसमें क्या देखा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अच्छाई कहो या बुराई, उसमें है क्या? विधाता ने क्या पुरुषों की दृष्टि के साथ अंतर्दृष्टि जरा भी नहीं दी? पता नहीं तुम लोगों को क्या देखकर, कितना सा देखकर ऐसे मोहित हो जाते हो। निर्बोध हो तुम लोग, अंधे, बिल्कुल अंधे। बिहारी उठ के खड़ा हो गया। आज तुम मुझे जितना भी सुनाना चाहो सुनाओ, मैं सब सुनूंगा, किंतु जो बात कहने की नहीं उसे मत कहो।
तुमसे इतनी ही है मेरी प्रार्थना। लाला जी, कहाँ तुम्हारे चोट पहुंच रही है मैं जानती हूँ, किंतु जिसकी श्रद्धा मिली थी मुझे और जिसका प्रेम पाने से मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास रात के समय मैं जो अपना सब कुछ विसर्जन देकर दौड़ी आई हूँ, सो कितनी बड़ी वेदना से उसका ख्याल करके जरा धैर्य से काम लो। मैं सच कहती हूँ, तुम यदि आशा से प्यार न करते होते तो मेरे द्वारा आशा का आज ऐसा सर्वनाश हरगिज न होता। बिहारी का चेहरा सफेद पड़ गया। आशा का क्या हो गया? तुमने क्या कर डाला? महेंद्र अपना सर्वस्व त्याग कर कल ही मुझे लेकर घर से निकल जाने की तैयारी कर चुका है। बिहारी सहसा गरज उठा, यह हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं, किंतु महेंद्र को आज रोक कौन सकता है? तुम रोक सकती हो। विनोदनी कुछ देर तक चुप रही, फिर बिहारी की आंखों में आंखें डालकर बोली, किसके लिए रोकूं मैं? तुम्हारी आशा के लिए। मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ भी नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, महेंद्र के दाम्पत्य और घर गृहस्थी का भला हो, बस इसी के लिए मैं अपनी इहलोक की सारी मांगों को मिटा दूं? इतनी अच्छी मैं नहीं हूं। धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी। मैं जो कुछ छोड़ूंगी उसके बदले में मैं क्या पाऊंगी? बिहारी के चेहरे का भाव क्रमशः अत्यंत कठिन हो उठा। वह बोला, तुमने बहुत सी स्पष्ट बातें कहने की कोशिश की है, अब मैं भी एक स्पष्ट बात कहता हूं, सुनो। तुमने आज जो कांड कर डाला है और तुम जो बातें कह रही हो, उसका अधिकांश तुमने जो साहित्य पढ़ा है उससे चुराया हुआ है। उसका 12 आना हिस्सा नाटक उपन्यास का है, तुम्हारा अपना नहीं। नाटक उपन्यास? हाँ, नाटक उपन्यास, सो भी बहुत ऊंचे दर्जे के नहीं। तुम समझती हो यह सब तुम्हारी अपनी बातें हैं, यह गलत है। यह सब छापे खाने की प्रतिध्वनि है। तुम अगर नितांत निर्बोध मूर्ख सरला बालिका होती तो भी तुम संसार में प्रेम से वंचित न रहती, किंतु नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उससे काम नहीं चलता। कहाँ गया विनोदनी का वह तीव्र तेज? कहाँ गया उसका वह दुस्सह दर्प? मंत्राहत फाणिनी की भांति वह स्तब्ध होकर झुक गई और बहुत देर बाद बिहारी के मुंह की तरफ बगैर देखे उसने शांत नम्र स्वर में कहा, तुम मुझे क्या करने को कहते हो? असाधारण कुछ करने की कोशिश मत करो। साधारण स्त्री की शुभ्र बुद्धि जो कहे वही करो। देश चली जाओ। कैसे जाऊं? मैं तुम्हें जनाने डिब्बे में बैठाकर तुम्हारे गांव के स्टेशन तक पहुंचाऊंगा। तो आज रात को मैं यहीं रह जाऊं? नहीं, अपने ऊपर मुझे इतना विश्वास नहीं है। सुनते ही उसी क्षण विनोदनी चौकी से उठकर बिहारी के पैरों के पास लौट गई और उसके पांव को अपनी छाती से चिपटाकर बोली, कम से कम इतनी कमजोरी रखना लाला जी, एकदम पत्थर के देवता की तरह पवित्र ना बन जाना। बुरे से प्यार करके थोड़े बुरे बने रहो। इतना कहकर विनोदनी बार बार उसके पांव चूमने लगी। बिहारी विनोदनी के इस आकस्मिक और अकल्पनीय व्यवहार से क्षण भर के लिए मानो अपने को संभाल न सका। उसके शरीर मन की ग्रंथियां मानो शिथिल हो आईं। विनोदनी बिहारी के इस स्तब्ध विवल भाव का अनुभव करके उसके पांव छोड़कर घुटनों के बल उन्नत हो उठी और चौकी पर बैठे हुए बिहारी के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, मेरे जीवन सर्वस्व, मैं जानती हूं तुम मेरे चिरकाल के नहीं हो, किंतु आज एक क्षण के लिए तुम मुझे प्यार करो। उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी, किसी से कुछ भी नहीं चाहूंगी। मरने तक याद रखने लायक तुम मुझे कुछ तो दो आज। कहते हुए विनोदनी ने आंख मीचकर अपने अधर बिहारी के मुंह की ओर बढ़ा दिए। क्षण भर के लिए दोनों जने निश्चल और सारा कमरा निस्तब्ध हो रहा। इसके बाद एक गहरी सांस लेके बिहारी ने धीरे धीरे विनोदनी के हाथ अलग कर दिए और उठकर वह दूसरी चौकी पर जा बैठा। और फिर उसने अपने रुद्ध कंठ को साफ करते हुए कहा, रात को 1 बजे पैसेंजर ट्रेन है। विनोदनी कुछ देर स्तब्ध बैठी रही, फिर अस्फुट स्वर में बोली, मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। इतने में नंगे पांव उघड़े बदन बसंत अपना पूरी पुष्ट गोरा सुंदर शरीर लिए विनोदनी की चौकी के पास आ खड़ा हुआ और विनोदनी की तरफ देखने लगा। बिहारी ने पूछा, सोने नहीं गया तू? बसंत कुछ जवाब न देकर अपना गंभीर चेहरा लिए खड़ा रहा।
विनोदनी ने उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ा दिए। बसंत पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गया और फिर वह धीरे धीरे विनोदनी के पास पहुंच गया। विनोदनी ने दोनों हाथों से उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे।